जय हिंद साथियों, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से स्वागत है भाई सभी लोगों का। जितने भी लोग उपस्थित हो चुके हैं सभी लोगों का जोरदार स्वागत है। चलिए भाई सभी लोग उपस्थित हो जाइए। मैनपाल जी उपस्थित हो चुके हैं भाई। चलिए अभिषेक जी भी उपस्थित हो चुके हैं। रिया पटेल, सभी लोग धीरे धीरे उपस्थित हो रहे हैं भाई। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए, फिर क्लास की शुरुआत की जाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन पर। कुछ आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी करा दिया जाए ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी बातें आपको बता दी जाएं। तो इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन आज यहाँ पर लिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आइए चलते हैं, समय ज्यादा हम लोग व्यर्थ न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि एससी और हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। क्या क्वेश्चन किया गया भाई? कि आपके सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। Which section provided that all proceeding of SC and HC shall be in English language, यानी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। ये आपसे आर्टिकल पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत ये बात होती है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी लोग बढ़िया से उत्तर करिएगा। आइए देखते हैं भाई कौन सा उत्तर आप लोग कर रहे हैं यहां पर। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा? भैया 348। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 348 के तहत, 348 वाले आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस आर्टिकल के तहत, तो आपको बताना है अनुच्छेद कौन सा? 348। बात समझ में आ रही भाई? अनुच्छेद कौन सा होगा? 348 होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? राजभाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर राजभाषा की बात करेंगे तो इसका उल्लेख कहां पर? भाग 17 में किया गया है। भाग 17 किससे रिलेटेड है? तो आपको पहले जानना है कि राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा का मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी अनुसूची यानी किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय आपके पास कुल कितने, भैया उस समय आपके पास कुल कितने? हेलो, हाँ, चलिए भाई तो बात समझ में आ रही है। कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, राजभाषा आपका भाग 17 से रिलेटेड है। और एक चीज अच्छी तरह जानते हैं, जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय आपके पास टोटल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में बात की जाए तो वर्तमान समय में आपके पास 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? वर्तमान समय में आपके पास 12 अनुसूचियां हैं। ये भी बात आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा। रही बात ये, क्वेश्चन पूछा गया कि राजभाषा, तो भैया राजभाषा आपका 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची से। और एक चीज ये भी ध्यान देना है आपको कि 8वीं अनुसूची में यानी मूल संविधान के समय 8वीं अनुसूची में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी भाषाएं उसमें शामिल की गई थी, तो 8वीं अनुसूची मूल संविधान के समय 14 भाषाएं शामिल की गई थी। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अगर बात की जाए 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान सभा में 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा के रूप में किसको ऐड किया गया? सिंधी को ऐड किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 21 अमेंडमेंट 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, उसके तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में ऐड किया जाता है। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, उसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी शामिल की जाती है। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी BDMS ये भाषाएं शामिल की जाती हैं। तो वर्तमान समय में टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर मार दीजिएगा अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो। नगर पालिका का निर्वाचन किसकी देखरेख में संपन्न होता है? अंडर हुज सुपरविजन द इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज डन। कहने का मतलब नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो किसकी देखरेख में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देने की बात है, चाहे नगर पालिका का मामला हो चाहे पंचायत का मामला हो, ये दोनों चुनाव आपके कौन कराते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा भाई? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन जो आपसे यहां पर नगर पालिका का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ये आपका इलेक्शन करवाएगा। बात समझ में आ रही है? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका की अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, नगर पालिका की बात करें तो कौन सा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसके तहत क्या बात की जाती है? 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी? 12वीं अनुसूची ऐड की जाएगी। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो आपको बताना है नगर पालिका से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें कितने विषय रखे गए हैं? 18 विषय इसमें रखे गए हैं। ये भी बात आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा। रही बात अगर थोड़ा से और हम लोग चर्चा करें 74वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में, तो आपका ये वाला यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 ये कब लागू हुआ? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है 1 जून 1993 से ये आपका, कहने का मतलब 74वां संविधान संशोधन आपका प्रवृत्त हुआ है, लागू हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसके शासनकाल में यह आपका लागू हुआ है या संशोधन किसके समय हुआ था, तो आपको बताना है उस समय PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। 73वां और 74वां दोनों संशोधन आपके PV नरसिम्हा राव की सरकार में हुए थे। रही बात 73वां संविधान संशोधन की बात करें, वो पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची के रूप में ऐड किया गया है। 29 विषय रखे गए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, रही बात वो आपका कब प्रवृत्त हुआ है, तो 11वीं अनुसूची आपका कब प्रवृत्त हुआ है, कब लागू हुआ है, तो आपको बताना है 24 अप्रैल 1993 को ये आपका प्रवृत्त हुआ है। बात समझ में आ रही भाई? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा हाल में पूछा गया है। अगर बात की जाए तो संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको आर्टिकल जानने की जरूरत है। 108 वाला जो आर्टिकल है, इसी के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। देखिएगा, 2 तरह से क्वेश्चन यहां बनते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपको उत्तर करना है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आपके अध्यक्षता करते हैं, यह भी बात आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत की बात अगर की जाएगी कि कौन आहूत करेगा, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति आपके संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात की जाए कि इस समय प्रेजेंट टाइम में 17वीं लोकसभा
चल रही है, तो भैया ओम बिरला जी आपके 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी बात समझते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आइए एक बार देखते हैं 5 नंबर। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? द फादर ऑफ मंत्रिमंडलीय सिस्टम इन इंडिया वाज, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है भाई? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड कैनिंग का नाम आप लोग सुने हैं? अगर लॉर्ड कैनिंग का नाम आप लोग सुने हैं तो भैया यही आपके हैं और दूसरे कोई नहीं है। लॉर्ड कैनिंग आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग की बात की जाएगी तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ दिया जाए 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल, तो आप किसको उत्तर करेंगे? भैया यही लॉर्ड कैनिंग आपके उस समय गवर्नर जनरल थे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों का उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, तो भी उत्तर आपको इन्हीं को करना है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? भारत का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किया गया था? प्रथम वायसराय, तो आप उत्तर किसको करेंगे? लॉर्ड कैनिंग, तब भी आपका यही उत्तर हो जाएगा। यानी 3 के तीनों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा भाई? लॉर्ड कैनिंग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान कैसा होगा भैया? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आइए देखते हैं ये स्टेटमेंट किसका है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये स्टेटमेंट किसका है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या करना होगा भैया? ये स्टेटमेंट अगर किसी का है तो आपके महात्मा गांधी जी का है। किसका स्टेटमेंट है भैया? तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है और इसके अलावा किसी दूसरे का नहीं है। रही बात महात्मा गांधी से, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1917 का जो चंपारण आंदोलन होता है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी करते हैं। वहां पर तिनकठिया प्रथा को लेकर मामला था। 3/20 भाग पर नील की खेती भारतीय किसानों को करना पड़ता था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि अनुबंध किया गया था। रही बात इसके बाद 1918 में, आइए 1918 में आपके कहां पर? गुजरात में। एक तो है अहमदाबाद का मामला, अहमदाबाद। इसके अलावा दूसरा मामला कौन सा है? खेड़ा आंदोलन। इन दोनों आंदोलन यानी अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन जो कि आपके गुजरात में पड़ता है, और चंपारण वाला आंदोलन ये आपके बिहार में पड़ता है। बात समझ में आ रही है? 3 आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हैं। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो ये भैया जो इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी बात क्लियर कट जानते रहिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1924, ध्यान दीजिएगा, कब? 1924 का जो कौन सा बेलगांव अधिवेशन हुआ है, बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कहां पर पड़ेगा? ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको बताना है कि 1924 बेलगांव आपके महात्मा गांधी जी। बात समझ मारे भाई? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी को बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। रही बात, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है महात्मा गांधी को बापू की उपाधि या बापू की उपाधि या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वही सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। आइए अब हम चलेंगे कहां पर?
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाई 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई सभी लोग बढ़िया से उत्तर जोरदार करिएगा। चलिए भाई यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। आप लोग जब नागरिक शास्त्र पढ़ते होंगे तो कई बार शब्द आता है कि धर्मनिरपेक्ष। भारत, लोग कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है भैया, क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ क्या होता है, कहने का मतलब कि जैसे अगर भारत की बात करें हम तो यहां पर आपके भारत में यहां पर राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसका यही मतलब हुआ। कहां पर, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। कहने का मतलब यह है कि देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर किसी एक विशेष धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि यहां पर आप लोग वैसे भी देखते हो कि भारत में विविधता में एकता है, भारत के अंदर विविधता में भी एकता है। यानी कहने का मतलब यहां पर हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। तो भैया यहां पर सभी धर्मों को एक समान भाव से देखा जाता है, किसी धर्म विशेष के प्रति विशेष आदर नहीं है, मतलब हर धर्म के प्रति समान आदर का भाव, यही है आपका धर्मनिरपेक्ष। मतलब किसी एक विशेष धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यही है आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ। बात समझ में आ रही भाई? अगर बात समझ में आ रही हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रही तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल एक ऐसा आपके पास है जो कि संविधान के लागू होने से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। विच सेक्शन इज इम्प्लीमेंटिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आइए देखते हैं संविधान के लागू होने की, संविधान के लागू होने से संबंधित आपका कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो अगर इसकी हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा है, एक आपके पास आर्टिकल है 394। 394 मतलब 394 वाला आर्टिकल यही कहता है कि संविधान के लागू होने, ये संविधान के लागू होने से संबंधित है 394। परीक्षा हाल में क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन परीक्षा हाल में कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, संविधान में उद्देशिका का विचार। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अंदर उद्देशिका का जो विचार है ये कहां से लिया गया है, उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात की जाए तो भैया उद्देशिका का विचार कहां से तो आपको लिखना है उत्तर क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका लिया गया है उद्देशिका का विचार। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन कई बन सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आइए देखते हैं। एक तो उद्देशिका का विचार कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या लिया गया भैया, तो यहां से आपका लिया गया क्या, मूल अधिकार भी लिया गया है। मूल अधिकार आपका यहीं से लिया गया है, यह भी बात आप क्लियर कर जानते रहिएगा। अगर आपसे बात की जाए कि भैया उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति
का पद ये भी यहीं से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आपके अमेरिका से लिया गया है। अगर बात की जाए कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपातकाल का मतलब बात समझ रहे होंगे। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा और क्या लिया गया भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या लिया गया है? और की अगर हम बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? तो इसको भी आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी उद्देशिका का विचार, संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, इतनी सारी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर दें क्या कि मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, अगर बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज आपका कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है सोवियत रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा और कर दें कि नीति निश्चक तत्व कहां से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? तो आपको बताना होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत सारी बातें भाई, बहुत सारी बातें हैं। अगर बात की जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से लिया गया। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया? विधि के समक्ष समानता तो इंग्लैंड से लिया गया। अब विधियों के समान संरक्षण की बात की जाए तो आपका कहां से? अमेरिका से लिया गया। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर बात हम लोग थोड़ा सा और कर दें, क्या ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ली गई। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा हाल में पूछा गया है। बात समझ में आ रही भाई? चलिए अगर बात समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रही तो कोशिश करिए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है भाई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में आपके पास कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों की चर्चा उसमें नहीं की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या बात हुई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश में अपने ये कहा कि भैया 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर 8 मौलिक कर्तव्यों को न अपनाकर 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की बात की गई। 8 की उन्होंने सिफारिश किया, कितने की? 8 की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया, लेकिन 10 को ऐड किया गया और वर्तमान समय में आपके पास 11 हैं। बात समझ में आ रही है? अगर बात की जाए भाग, किस भाग में इसको जगह दिया गया, तो भाग 4 का में जगह दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में जगह दिया गया। अगर बात की जाए कि आपका आर्टिकल कौन सा है, तो 51, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद की बात करेंगे 51 का में जगह दिया गया है। बात समझ में आ रही है? 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके अभिभावक की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रतिपाल या अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यही व्यक्ति का 11वां मौलिक कर्तव्य है। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर क्वेश्चन किया गया, सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स? सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको बताना होगा कि भैया राष्ट्रपति महोदय होते हैं। राष्ट्रपति महोदय होते हैं, यह भी बात आप लोग क्लियर कट समझते रहिएगा। अगर राष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर दें आर्टिकल की, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आइए हम चर्चा कर देते हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल, अगर अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद है भैया? एक अनुच्छेद आपके पास कौन सा है? 52 वाले आर्टिकल में यह बात कही गई कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह बात कही जाती है। अगर बात की जाए कि आपका अनुच्छेद जो कौन सा 53, ये क्या कहता है? 53 वाला आर्टिकल कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 वाला आर्टिकल क्या कहता है?
54 वाला आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। अगर बात की जाए आर्टिकल आपका एक है 60 वाला आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात करता है। अगर हम चर्चा और थोड़ा से कर दें, आर्टिकल 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। अगर आर्टिकल एक थोड़ा से और चर्चा कर दें, कौन सा आर्टिकल, 85 वाला आर्टिकल, 85 वाले आर्टिकल के तहत संसद का सत्र आहूत करना, उसका सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये तीन की तीनों बातें आर्टिकल 85 के तहत होती हैं। कौन करता है तीनों बातें, राष्ट्रपति महोदय। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर हम चर्चा और कर दें कि जो आपका 123 वाला आर्टिकल है, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा एक बहुत ही चर्चित आर्टिकल 72 वाला आर्टिकल कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। बात समझ में आ रही भाई। चलिए अगर बात की जाए थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वहां के जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वित्त आयोग जो होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। कई सारी बातें हैं। सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटी होती है, वहां के कुलाधिपति कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं। सेंट्रल लेवल में जो वाइस चांसलर यानी उप कुलपति होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, उप कुलपति की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये भी बात क्लियर कट जानते रहिएगा। रही बात ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग आते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात समझ में आ रही, कहां से भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये भी बात आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। आइए अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में करेक्शन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो कौन करेगा भैया, संशोधन कौन कर सकता है। तो आपको मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की बात आएगी तो आपको बताना है संसद कर सकता है। संसद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, यानी कि पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही भाई। चलिए तो संसद अगर संसद की बात करेंगे तो संसद में कौन लोग, एक चीज तो जानिएगा, किसमें आपके संसद में राष्ट्रपति महोदय शामिल होते हैं। राष्ट्रपति प्लस आपका लोकसभा, प्लस आपका लोकसभा, प्लस इसके बाद कौन भैया, राज्यसभा, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला दीजिए, ये हो जाएंगे संसद। ठीक है, संसद की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 79 वाले आर्टिकल के तहत संसद की संरचना होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा के गठन की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 80 वाला आर्टिकल हो जाएगा। लोकसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 81 वाला आर्टिकल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। किस समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन किया गया था। बात समझ में आ रही है। किस समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन किया गया। तो आपको उत्तर करना है ताराकुंडे समिति। क्या बताना है, ताराकुंडे समिति। इस समिति की ही सिफारिश पर क्या बात हुई थी, 61वां संविधान संशोधन होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को, तो ध्यान देने की क्या बात है, मूल संविधान, कहने का मतलब कि मूल संविधान के समय मताधिकार की आयु कितनी रखी गई थी, 21 ईयर, 21 वर्ष। कितनी, 21 वर्ष भाई, 21 वर्ष। तो हुआ क्या जानते हैं भैया, बदलाव में एक संविधान संशोधन हो गया हो। 61वां जब संविधान संशोधन हुआ भाई, यही ना 61वां संविधान संशोधन 1989 में जब भवा भैया, क्या बात भाई जानता है, कहीं भैया देखा निर्वाचन कार्ड बनवाए बिना
अब 21 साल एज न रहे, एका घटाई दे, एका घटाई कितना कही दे, कहें भैया 18 वर्ष कही दे। यानी अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो निर्वाचन कार्ड बनवाने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 18 ईयर। यानी अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप निर्वाचन कार्ड बनवा सकते हैं। आप लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, गांव को प्रधानिक चुनाव हो, कौनो चुनाव हो भैया, म्यूनसिपालिटी का चुनाव हो, कुछ भी हो, उसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। यही बात है, बात समझ में आ रही है। अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में ग्राम प्रधान अगर आपको बनना है तो उसके लिए भैया 21 साल एज ये रखी गई इस समय प्रेजेंट टाइम में, बात समझता है। लोकसभा सदस्य बनेगी, विधानसभा सदस्य बनेगी 25 साल रखा गया, राज्यसभा सदस्य बनेगी, विधान परिषद के सदस्य बनेगी 30 ईयर, 30 साल एज रखी गई। राष्ट्रपति बनेगी, उपराष्ट्रपति बनेगी, राज्यपाल बनेगी, तो तीनों में चाहे जवन बना 35 साल एज रखी गई, 35, कितना 35। बात समझ में आ रही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। निर्वाचन की तिथि किसके द्वारा निर्धारित होता है। निर्वाचन की जो तिथि होती है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्या भैया जैसे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो चुनाव तिथि के घोषित करत है, हम सब करब, राष्ट्रपति करही, प्रधानमंत्री करही, नहीं भैया, के करे जानता है, अरे यार निर्वाचन आयोग करे गुरु, निर्वाचन आयोग करे, और क्या करे भाई साहब, निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा करता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि निर्वाचन आयोग को किस आर्टिकल में जगह दिया गया, तो आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, 324 वाला आर्टिकल यही कहता है, चुनाव आयोग के बारे में बात करता है, निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर बात की जाए भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भैया मुख्य कहां बात, पहले तो कम संख्या होती थी, आजकल 3 सदस्य हो गया, तो जिसमें से एक मुख्य हैं, 2 अन्य हैं। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो सुकुमार सेन आपको बताना है। सुकुमार सेन क्या हैं, ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम मुख्य नहीं यार, प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य नहीं, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन बताना है। अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में कौन है भाई, वर्तमान समय में कौन है चुनाव आयुक्त, तो आपको बताना होगा सुशील चंद्रा जी। सुशील चंद्रा जी वर्तमान समय में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर बात समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया भाई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। यार ये तो उत्तर मैं आपको बता ही दिया हूं। चलिए कोई बात नहीं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, इसके लिए आप लोग बढ़िया से सभी लोग कमेंट करिएगा। बात समझ में आ रही भाई। सभी लोग बहुत बढ़िया कमेंट करें भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको बताना है सुकुमार सेन। क्या बताना होगा, सुकुमार सेन आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम चुनाव आयुक्त। बात समझ में आ रही भाई। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग आते हैं। आइए देखते हैं भाई, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय है हो, बलवंत राय मेहता समिति। देखिएगा, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमिटी इज रिलेटेड, किससे संबंधित है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ये किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, या कह सकते हैं पंचायती राज से संबंधित है। बात समझ आ रही? किससे? पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति यानी ये कितनी स्तरीय है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत की बात करता है। किस सन की बात है? 1957 का मामला है। बलवंत राय मेहता समिति किस सन का मामला है? तो 1957 का मामला है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अशोक मेहता समिति। अगर बात की जाए कि अशोक मेहता समिति, भाई कौन सी? अशोक मेहता समिति, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्विस्तरीय है, अशोक मेहता समिति, यानी एक शब्द दो शब्द, तो कुल मिलाकर ये किसकी बात करता है? द्विस्तरीय, द्विस्तरीय की बात करता है। अशोक मेहता समिति का मतलब 1977 का मामला है, 1977, 1957 बलवंत राय मेहता समिति। बात समझ मारे भाई? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? प्रेजेंट टाइम की बात हो रही भैया, कहां के? सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर जज की हम बात करें कि यहाँ के जो चीफ हैं, मुख्य हैं, देखिएगा मुख्य की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई का पेमेंट है वर्तमान समय में, तो आपको बताना है 2,80,000। कितना? 2,80,000 रुपया इनका वर्तमान समय में सीजीआई का पेमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अगर बात की जाए अन्य का, सुप्रीम कोर्ट की जो अन्य न्यायाधीश है उनका पेमेंट कितना है? तो आपको बताना है 2,50,000, यानी 2.5 लाख रुपया, यानी कुल मिला के 30,000 रुपये कम, चीफ से 30,000 रुपये कम। बात समझता है ना? अगर हम लोग चर्चा कर दें हाई कोर्ट में आ जाएं भाई, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सीजीआई का पेमेंट कितना होगा? यहां पर हाई कोर्ट के सीजीआई यानी वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के, उनका मुख्य न्यायाधीश का पेमेंट कितना होगा? इनका होगा 2,50,000, यानी 2,50,000, यानी 2.5 लाख। अगर अन्य की बात कर दें, जो वहां पर अन्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट में, तो उनका पेमेंट कितना होगा? 2.25, यानी 2.25 लाख रुपया। कितना? 2.25 लाख रुपया। अगर बात कर दी जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना हो, तो राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में कितना है? तो भैया 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हर महीना इनका पैसा मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति की बात कही तब कितना मिले? उपराष्ट्रपति की अगर बात कही दे कितना मिले? भैया 4 लाख रुपया हर महीना मारी, 4 लाख रुपया हर महीना पेमेंट मिले थे। लेकिन एक बात ध्यान दी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पदाधिकारी ऐसा है जिनको अपने पद के लिए वेतन नहीं मिलता? तो भैया यही उपराष्ट्रपति हैं। इनको जो 4 लाख रुपया हर महीने पेमेंट मिलता है, इनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता, बल्कि ये पद जो, ये पैसा जो 4 लाख रुपया हर महीना लेते हैं, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 64 की बात हो रही है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो आपको बताना होगा उपराष्ट्रपति, उपपति, उपराष्ट्रपति। बात समझत होगा सब? चला, अगर समझत है आवा चलिए अगले क्वेश्चन पे। बात समझता है? समझे तो सब बहुत तेज है भाई, समझे तो बहुत तेज है, समझे में कोनो कमी ना है। बात समझता है ना? आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इन रिलेशन टू गिविंग इंफॉर्मेशन
टू द प्रेसिडेंट विच आर्टिकल इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिएगा एक आर्टिकल आपके पास है कौन सा, एक आर्टिकल है 74 वाला आर्टिकल। 74 वाले आर्टिकल में किस बात की चर्चा होती है? एक संघीय मंत्रिपरिषद होगा, एक संघीय मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। संघीय मंत्रिपरिषदवा के था बिना होत हो राष्ट्रपति सहायता और सलाह दे बिना एक संघीय मंत्रिपरिषद होता है। कौने वाले आर्टिकल में? 74 वाले आर्टिकल में। बात समझा? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक संघीय मंत्रिपरिषद, एक संघीय मंत्रिपरिषद की बात है। यानी संघीय मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो भैया आर्टिकल 74 में। बात समझता है? और एक आर्टिकल और हो बहुत चर्चित है 75 वाला आर्टिकल का कहत जानता है? संघीय मंत्रिपरिषद के जवन अन्य मंत्रियन होथिन हो, अन्य मंत्रियन के वेतन भत्ता तक बारे में बात की गई है। अन्य मंत्रियों के बारे में बंद किया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मुख्य हैं भैया वो तो प्रधानमंत्री हो गए, उनमें अन्य जो मंत्री होते हैं तो भैया आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। अब आइए एक आर्टिकल और आपके पास है 78 वाले आर्टिकल, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीधे सीधे उसका उत्तर क्या होगा? 78, आर्टिकल 78। इसमें प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जो भी सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेना चाहे, प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे राष्ट्रपति को सूचना संप्रेषित करें। ये बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 78 वाला आर्टिकल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? उसका उत्तर आपका हो जाएगा। आइए अब हम लोग कहां चलेंगे भाई? कहां चलेंगे हो? बात समझता है? सभी लोग बहुत शानदार उत्तर, बहुत गजब का, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एक तरफ से जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूं बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर कर रहे हैं यार। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का जो कि आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा हो? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यानी कहने का मतलब है कि अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो भैया प्रधानमंत्री आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भैया मोदी जी की नियुक्तियां कौन करेगा हो? यही क्वेश्चन वो पूछा गया भैया, दूसरा कुछ ना ही पूछा गया। तो भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति ध्यान दिया राष्ट्रपति ने करी और दूसर क्यों करे? और न राष्ट्रपति का मतलब समझता है ना? अरे भैया महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वही नियुक्तियां करेंगे प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री के इशारे पे संघीय मंत्रिपरिषद में, संघीय मंत्रिपरिषद हो, बात समझता है? जवन अन्य मंत्री यानी कहे कि मतलब लोग कहते नहीं कि संघीय मंत्रिपरिषद में कितना मंत्री हो सकते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री जेका चाहिए, जौने जौने अपने करीबी लोगन के बढ़िया बढ़िया मंत्रालय नहीं दे ही। कुल मिलाकर संघीय मंत्रिपरिषद के जो आपके प्रधान हैं प्रधानमंत्री, और संघीय मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को लेते हुए अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, इसके साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये बात क्लियर कट जानते रहिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कि भैया राज्यपाल किन की नियुक्ति करेंगे, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो किन की नियुक्ति करेंगे, तो आपके जो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान
राजमंत्रिपरिषद प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और राजमंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा किसकी नियुक्ति करेंगे? जो आपका जो स्टेट जो हाई कोर्ट होगा, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा, वहां के उस हाई कोर्ट में जो आपके कौन? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 165 वाले आर्टिकल के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल महोदय ही करते हैं। बात समझ में आ रही है? और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते हैं महाधिवक्ता महोदय। जब तक चाहेंगे तब तक वो पद पर बने रहेंगे और जब चाहेंगे पद से बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।